fluid pressure is a measurement of force per unit area on an object ठीक है. Fluid pressure is a measurement of force per unit area on an object in a fluid or on the surface of a closed container. ठीक है. प्रेशर कैसे, प्रेशर बनने का रीजन, pressure can be caused by, अगर हम लोग फ्लूइड प्रेशर का बात करें, ठीक है, तो प्रेशर बनने का रीजन क्या होता है फ्लूइड में, बताइए तो. Gravity, acceleration or force. यस, ग्रेविटी. ग्रेविटी समझ में आ रहा है क्यों होता है, ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी इज अ फोर्स, ठीक है. अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे है और उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें मोशन आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है. तो ग्रेविटी फोर्स होगा, एक्सेलरेशन मोशन की वजह से, ठीक है. यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेशर इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, सिर्फ यहाँ तक बोलेंगे तो नहीं क्लियर होगा, ठीक है. फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, ठीक है. फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम बता सकते हैं कि उसमें कितना प्रेशर है. या फिर सरफेस ऑफ अ क्लोज कंटेनर, कोई कंटेनर है अगर वो क्लोज्ड है, ठीक है, ग्लास ले लीजिए, ठीक है, या ड्रम ले लीजिए, क्लोज होना चाहिए, तब वहां पे हम लोग सरफेस पे फ्लूइड प्रेशर बता सकते हैं. समझ में आया क्या बोले, यस नो. यस मैम. ठीक है. तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, याद है किसी को. Pascal. यस, प्रेशर का यूनिट इज पास्कल. अगर आपको याद नहीं रहेगा कि पास्कल क्या है तो आप सिंपली दिस पी इज डिफाइंड एज एफ अपॉन ए. तो एफ के केस में ए क्या है यहाँ पे, एरिया. एरिया का क्या होता है यूनिट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. Meter per यस, square. मीटर. अगर हम लोग एसआई मीटर मीटर स्क्वायर. एसआई यूनिट का बात करें तो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये प्रेशर, ठीक है. और प्रेशर के लिए जो हम लोग यूनिट बोल रहे हैं दैट इज पास्कल. तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है. नेक्स्ट है यस मैम. मैम मैम अगर कंटेनर ओपन होगा तो क्या डिफरेंस आएगा? कंटेनर अगर ओपन है तो आप फिर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट निकालिए. अगर कंटेनर ओपन है, सपोज मेरे पास ग्लास है, अगर हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, सपोज ग्लास में हम एक छोटा सा स्पून डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके इस स्पून पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा दैट इज प्रेशर. इसकी वजह से क्लोज्ड है इसलिए सरफेस ले रहे हैं, ठीक है. क्लोज रहेगा तो सरफेस, अगर ओपन है वो, ठीक है, तो हम वहां पे ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड प्रेशर फाइंड करेंगे. क्लियर हुआ. यस मैम. फ्लूइड थ्रस्ट. आप लोग के लिए क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा. ऐसे हम अभी फ्लूइड थ्रस्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. फोर्स और थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है, दिस इज योर होमवर्क. फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है आई थिंक मेरे लिए तो, ठीक है. आप लोग वैसे सोच के पढ़िए कि बहुत इंटरेस्टिंग है तो ही मजा आएगा, अदरवाइज आप बोर होंगे. मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड थ्रस्ट. मैम वॉइस बहुत कट रहा है.
बाकी लोग के लिए भी कट रहा है कि सिर्फ आपके लिए? बाकी लोग के लिए ऑडिबल नो मैम कट रहा होगा। Yes, मैम कट रहा है वॉइस। कट रहा है मैम। कट रहा है, ओके। अभी ऑडिबल है? यस मैम। यहाँ Yes. मेरे घर का सिग्नल अच्छा है, ठीक है, कटना तो नहीं चाहिए था। फिर भी बीच में कटेगा तो बोलेगा म्यूट करके म्यूट करेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग का होमवर्क, फोर्स और थ्रस्ट में फोर्स और थ्रस्ट का क्या डिफरेंस है। ऐसे अभी हम फ्लूइड थ्रस्ट डिफाइन करेंगे। हो सकता है आप लोग को यहाँ पे ही समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड थ्रस्ट। फोर्स आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज फोर्स, पढ़े हैं ना? यस मैम। थ्रस्ट थ्रस्ट पढ़े? yes, ma'am. अपवर्ड कौन सा? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। अपवर्ड फोर्स नहीं, हमेशा मैम सही एक होगा। सडन Total फोर्स force लगता है acting किसी perpendicular पर्टिकुलर to the डायरेक्शन surface. में। यस, थ्रस्ट अगर हम लोग बोले ना तो उसका डायरेक्शन मतलब वो नॉर्मल फोर्सेस होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सरफेस से नॉर्मल है मतलब वो 90 डिग्री एंगल पे है। मतलब ऑल थ्रस्ट आर फोर्स बट ऑल फोर्सेस आर नॉट थ्रस्ट। समझ में आया क्या बोले? यस नो? यस मैम। जैसे अगर हम क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का ही बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग हाइड्रोस्टैटिक्स। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये बोले, मैम बहुत कट रहा है मैम। यस मैम। मेरा लास्ट स्टेटमेंट था कि ऑल फोर्सेस आर नॉट थ्रस्ट बट ऑल थ्रस्ट आर फोर्सेस। अब जितना फोर्स अगर मेरे पास जितना एग्जांपल है फोर्स का, सारा एग्जांपल वो थ्रस्ट का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट फोर्स हो सकता है। मतलब ऑल थ्रस्ट आर एग्जांपल ऑफ फोर्सेस। फोर्स और थ्रस्ट बोथ आर फोर्स, लेकिन दोनों में बस एंगल का डिफरेंस है। थ्रस्ट मतलब ऑल नॉर्मल फोर्सेस या फिर ऑल फोर्सेस विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस फ्लूइड पे बहुत टाइप का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फोर्स लग रहा है ऑल आर थ्रस्ट। यहाँ से इस सरफेस पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल नहीं है वो सिर्फ फोर्स है, लेकिन जो सरफेस से नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ऑल आर थ्रस्ट। क्लियर हुआ आपका होमवर्क? ठीक है, फिर भी पढ़िएगा एक बार, देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया अभी तो एक बार पढ़ के बताइएगा। कुछ डाउट होगा तो विल डिस्कस लेटर। तो फ्लूइड थ्रस्ट इज द टोटल नॉर्मल फोर्सेस, the total normal forces exerted by a fluid at rest on a surface in contact with it is called thrust. या fluid thrust, it's called fluid thrust। ठीक है, द टोटल नॉर्मल फोर्सेस, जितना भी फोर्स नॉर्मल फोर्सेस है उसका सम अप करेंगे। exerted by a fluid at rest on a surface in contact with it is called fluid thrust। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, ठीक है, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो द टोटल नॉर्मल फोर्स exerted by that fluid which is at rest on a surface in contact with it। अब फ्लूइड है तो किसी सरफेस पे तो रेस्ट करेगा ना। आप पानी को या मिल्क को ऐसे नहीं रख सकते हैं। आपकी मम्मी आपसे पूछती है दूध पीना है कि नहीं, तो आपकी टेबल पे तो नहीं डाल देती है ना। ऐसा करता है कि किसी के घर पे आपको नो मैम। आपकी
आपकी सिस्टर आई बोली पानी पीना है और आपके टेबल पे डाल के चली गई, ऐसा होता है क्या? या आपके बेड पे डाल के चली गई? नहीं, वो आपको किसी ना किसी कंटेनर में देती है। वो पानी या वो मिल्क अगर किसी कंटेनर में है, whether it is in a bottle or in a glass, ठीक है, तो सरफेस इन कांटेक्ट उसको बोलेंगे। किस सरफेस के कांटेक्ट में है वो फ्लूइड। और अगर वो रेस्ट पे है तो जो टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बाय दैट लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड थ्रस्ट। ठीक है, तो इस थ्रस्ट, ये थ्रस्ट है या फिर फोर्सेस जो एक्सर्ट किया जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस से नॉर्मल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट थ्रस्ट। क्लियर यहाँ तक? तो डेफिनेशन था इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे थ्योरम देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो मैम। पास्कल्स लॉ याद है किसी को? क्लास 8। पास्कल्स लॉ के लिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि दिस लॉ इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर। कि या तो आप इसको बोलिए पास्कल्स लॉ, एग्जाम में आता है कभी कभी प्रूफ कि स्टेट एंड प्रूफ पास्कल्स लॉ, तो आप स्टेटमेंट दीजिए, या फिर आता है स्टेट एंड प्रूफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? क्या किसी भी दो पॉइंट पे फ्लूइड के जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, दैट प्रेशर डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। तो लोग क्या करेंगे बताते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। या तो ये आएगा, और दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्कल्स लॉ। लॉ है तो क्या होगा स्टेटमेंट? सबके पास बुक है ना? Yes, ma'am. मैम। बुक खोलिए, पेज नंबर 25। Yes, ma'am. तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट of an incompressible liquid at rest। आप इसमें देखिएगा कि जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे ना तो उसमें लिक्विड रेस्ट पे है। रीजन उसका ये कि वी आर डीलिंग विद हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। जब हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग फ्लूइड एट मोशन देखेंगे। Is transmitted equally to all parts of the liquid। ये है आपका स्टेटमेंट पास्कल्स लॉ का, या फिर नेचर ऑफ द लिक्विड प्रेशर। इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी नेचर से पता चलता है, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड का यहाँ पे टाइप बताया गया है कि इनकम्प्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्रेस नहीं कर सकते इसका मतलब है कि अगर आप लिक्विड कंप्रेस करेंगे तो विस्कोसिटी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लिक्विड चूज किए हैं दैट इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड रेस्ट पे है, लिक्विड क्लोज कंटेनर में है, एंड अंडर द
एक्शन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, उस सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। मतलब मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल एंड ऑल्सो एट रेस्ट। साथ में सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर लग रहा है इसका मतलब है कि चेंजेस इन प्रेशर इज मस्ट। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होगा? अगर आप लोग आराम से भी बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई आके पीछे से आपको पुश कर देता है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। आप बैलेंस बना के बैठे हुए हैं या बैलेंस बना के खड़े हैं, बहुत लोग लेटा हुआ होगा बैलेंस बना के, ठीक है, तो ये जो बैलेंस बना हुआ है इस लाइक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है आप लोग, ठीक है। अगर आके कोई भी आपको पुश करता है या फिर बैलेंस गड़बड़ाता है, इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल फोर्स फील कर रहे हैं। तो मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें लिक्विड रेस्ट पे है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, और अगर उस क्लोज कंटेनर में एक्सटर्नल फोर्सेस है तो जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो लिक्विड के अलग अलग पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम लोग एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया क्या बोले? स्टेटमेंट समझ में आया क्या कर? यस मैम। Yes, ma'am. आज Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, तो हम लोग को प्रूव करना होगा, जैसे हम एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लोज कंटेनर हो गया, ठीक है, क्लोज दिखाई दे रहा है ना, सब तरफ से बंद है। अब इस क्लोज कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, तो हम इसमें दो पॉइंट चूज करेंगे। एक पॉइंट होगा मेरा ए और दूसरा पॉइंट हम चूज करेंगे बी, ठीक है। और वो दो पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से अटैच करेंगे, मतलब ए और बी को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। उसके बाद एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज माय ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया ए, दिस इज बी, यहाँ पे लिख रहे हैं ए, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर है फिगर? क्या किए, एक कंटेनर लिए, उसके अंदर फ्लूइड एट रेस्ट है, दो पॉइंट चूज किए हैं, फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी। अब ये दो पॉइंट को लेते हुए एक छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइप से बहुत बार प्रूव करेंगे, ठीक है। ठीक है, सिलेंडर टाइप दिखाई दे रहा है? Am I audible? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. पॉइंट ए पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए फ्लूइड आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर भी है। ये हम लोग सिलेंडर इमेजिन किए कि मेरे पास दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट को लेते हुए मतलब ए और बी को हम एज ए एक्सिस चूज किया सिलेंडर का, और फिर हम एक सिलेंडर ड्रॉ किया। अब ए पॉइंट पे प्रेशर लगेगा, बी पॉइंट पे प्रेशर लगेगा, और आपको दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर होमोजीनियस है, मतलब होमोजीनियस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बोथ आर इक्वल। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये एरिया, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग अल्फा एज्यूम कर रहे हैं। ये सर्कुलर पोर्शन जो हो रहा है दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस sectional area, and the cross sectional area of the cylinder is alpha, ठीक है। ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हम पी एज्यूम कर रहे हैं, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है
उसको हम लोग पी डैश एज्यूम करते हैं। क्या क्या अभी तक है मेरे पास 2 पॉइंट है ए बी, उसको हम एज ए एक्सिस एज्यूम किए और फिर हम एक सिलेंडर ड्रॉ किए। सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है अल्फा। ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी है, बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी डैश है। अलग अलग प्रेशर लेने का रीज़न ये भी है क्योंकि हम लोग शो करने वाले हैं पास्कल्स लॉ। तो हम लोग करेंगे क्या, ये मेरा इनिशियल एजम्पशन है कि ए और बी पे प्रेशर पी और पी डैश है रिस्पेक्टिवली। अब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ए और बी पे जो प्रेशर चेंजेस आएगा, ठीक है, मान लीजिए वो प्रेशर चेंज आता है P1, बी पे आता है P1 डैश। फिर हम लोग दिखाएंगे कि ए पे जो प्रेशर डिफरेंस है, इनिशियली ए पे प्रेशर क्या था P, बाद में प्रेशर क्या हो गया P1, ये इसके लिए बी के ए के लिए। बी पे इनिशियली प्रेशर था P डैश, बाद में एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से दिस विल बिकम P1 डैश। कहाँ पे बी पे। तो पास्कल्स लॉ में हम लोगों को ये दिखाना है कि इसका जो डिफरेंस है P माइनस P1 और B पे जो डिफरेंस है P डैश माइनस P1 डैश, ये दोनों इक्वल होगा। देखिए कब इक्वल होगा, हम लोग को ये भी दिखाना है कि अंडर द एक्शन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अभी तक हम मेरा जितना एजम्पशन है उसमें एक्सटर्नल फोर्स लिए नहीं है, लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि एज्यूम करेंगे कि हाँ एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स P विल बिकम P1 डैश एंड P डैश बिकम P1 डैश। समझ में आया यहाँ तक क्या बोले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम लोग। लेट ए एंड बी बी let A and B be any two point in the liquid. Taking AB as an axis of the cylinder, draw a cylinder of cross sectional area alpha. समझ में? ए बी को हम लोग एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एज्यूम करेंगे और एक सिलेंडर बनाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है अल्फा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पेज चेंज करें। Yes, ma'am. Let pressure at A and B are P and P dash respectively। मतलब A पे प्रेशर P है और B पे प्रेशर है P डैश। At equilibrium of the liquid contained within the cylinder। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम ले रहे हैं किसका, लिक्विड का जो सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, सबके पास बुक है, बुक में 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन Yes, ma'am. नंबर 1, आपको इसमें कौन सा फोर्स समझ में नहीं आ रहा है बताइए। ये है आपका फिगर। ठीक है, ये जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली वो चारों फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने बुक है, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सा फोर्स है। कौन सा फोर्स आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे आते हैं। ए पॉइंट पे मेरे मतलब इस थ्योरम के लिए जो मेरा एजम्पशन है उसके लिए है कि एट ए आई हैव प्रेशर P, एट B आई हैव प्रेशर P डैश। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A इज अल्फा, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B इज अल्फा अगेन। तो
ए पे जो फोर्स होगा, मतलब पॉइंट ए पे मेरे पास एरिया भी है, पॉइंट ए पे मेरे पास प्रेशर भी है, यानी वी कैन कैलकुलेट फोर्स. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स कैसे डिफाइन होगा? प्रेशर इनटू एरिया. तो इस ए पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और वो फोर्स होगा P इंटू अल्फा. बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है. एक्चुअली बाहर नहीं होना चाहिए था, अंदर ही होता, ठीक है. मतलब ये वाला अगर हम सिलेंडर बड़ा कर दें, मतलब कंटेनर को बड़ा कर दें, ठीक है, ऐसे. तो इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जितना भी लिक्विड है तो उसकी वजह से ये सारा लिक्विड है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सिलेंडर थोड़ा ज़्यादा सट गया, लेकिन फिर भी कंटेनर के अंदर है तो यहाँ पे जितना लिक्विड है यहाँ पे, उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो ये होगा. अभी ज़्यादा clear है, ठीक है? आ रहा समझ में भी? तो इस बी डायरेक्शन पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बी पॉइंट पे वो हो जाएगा P डैश एंड अल्फा. समझ में आया क्या बोले? यस मैम. ठीक है. अगर आपके हाथ में पेंसिल या पेन है तो आप लोग इस पोजीशन में रख के ये इमेजिन कर सकते हैं. देखिए ये यहाँ पे ये प्लेन एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है. इसके बाहर जो लिक्विड वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और यहाँ पे जो है वो इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. मतलब दोनों साइड से क्या हो रहा है? सिलेंडर को पुश किया जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्लूइड जो उसके आउटसाइड में है. तो दो फोर्स यहाँ पे हो गया. तो एक फोर्स ए में कि कहाँ लग रहा है? डायरेक्शन है टुवर्ड्स ए एंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज पी अल्फा. बी पे टुवर्ड्स बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज पी डैश अल्फा. थर्ड फोर्स जो लगेगा वो होगा थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस. ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर है पूरा. तो अब क्या है? सिलेंडर के चारों ओर फ्लूइड है, चारों. तो सिलेंडर के हर पोर्शन पे नॉर्मल थ्रस्ट लगेगा ऐसे, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ उसके सरफेस में, तो उसके पूरे सरफेस में, ठीक है. वो 3D फिगर आप इमेजिन करिए. हाथ में पेंसिल देखिए, पेंसिल का पूरा सरफेस में थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल फोर्सेस. तो जितना भी फोर्स लगेगा ना वो आपस में बैलेंस हो जाएगा. मतलब मेरे पास इसका कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा. ऊपर का फोर्स नीचे से, ठीक है, 45 डिग्री है, मतलब यहाँ जो फोर्स लगेगा वो पीछे वाले फोर्स से, सामने वाला पीछे से, ऊपर वाला नीचे से. ऐसे करते करते क्या होगा? जितना भी कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट है ऑल आर बैलेंस विद ईच अदर. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि जो इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड एट रेस्ट इन अ क्लोज्ड वेसल अंडर द एक्शन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड. मतलब अभी तक मेरे पास 3 फोर्सेस आए, पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स भी है. तो उसका एजम्पशन होना चाहिए 4th नंबर पे. तो जो 4th नंबर का फोर्स होगा दैट फोर्स इज द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द लिक्विड इनसाइड, यहाँ पे, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो हम उसका जो ए बी, मेरा जो एक्सिस एज्यूम किया है हम सिलेंडर का, हम एज्यूम करते हैं कि ठीक है उस एक्सटर्नल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा अलोंग ए बी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स. मेरे पास टोटल इस सिस्टम में 4 फोर्सेस हो गया, जिसमें नंबर 3 वाला जो फोर्स था, जो थ्रस्ट था, वो बैलेंस हो गया. मतलब उसका मेरे पास कोई कंपोनेंट नहीं है. ऑल्दो दैट फोर्स एग्जिस्ट but we don't have any component of that external force because that thrust, because that thrust is balanced with each other. ठीक है, जितना भी thrust था वो क्या हो जा रहा है? वो balanced हो जा रहा है. तो यहाँ पे वो कहता है forces acting on it are number 1 the thrust P alpha, डायरेक्शन क्या होगा? at A
along AB. Number 2, the thrust P dash alpha at B along BA, reverse direction. Number 3, the thrust on curved surface everywhere perpendicular to the surface. And number 4, the component, the resultant external force on the liquid inside this component along AB is denoted by X. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए. अच्छा, और एक चीज, ये थ्रस्ट P, Fourth point. P अल्फा कैसे आ रहा है या P डैश अल्फा कैसे आ रहा है? कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? थ्रस्ट है मतलब फोर्स. No. फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया. एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन. अल्फा, यहाँ पे प्रेशर था P. सेकंड पॉइंट के लिए था P डैश एंड अल्फा. फोर्थ पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये क्लोज, ठीक है, इस टाइप से मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है और हम क्या किए हैं, इसके अंदर फ्लूइड है और एक हम सिलेंडर एज्यूम किए इस टाइप से. ठीक है, दिस इज A, दिस इज B. अब एक्सटर्नल फोर्स तो F हो सकता है, ठीक है, पर हम सिलेंडर एज्यूम किया और सिलेंडर का जो एक्सिस है वो मेरे लिए AB है. तो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वेक्टर है तो वेक्टर को आप कंपोनेंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, पता है ना. फोर्स इज अ वेक्टर, तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हम x लिए, y डायरेक्शन में y लेंगे और z डायरेक्शन में z लेंगे. तो हम ये एज्यूम किया कि ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो AB के डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स मेरा होगा, इट इज डिनोटेड बाय x एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. समझ में आया? आया ना? Yes, ma'am. ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? आप उसको डिवाइड करते हैं एक्सिस वाइज. अगर आप ये बोले कि ठीक है मेरे पास एक फोर्स है F, तो any vector can be divided into as a component. अगर F कोई भी फोर्स है तो आप इसको देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है F1i, F2j, F3k. स्टोक्स थ्योरम पढ़े आप लोग? थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम याद ही पढ़ने वाला है. ठीक है, कोई भी वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये F1 जो है ना, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, F2 y डायरेक्शन का और F3 z डायरेक्शन का. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया गया है, तो हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है एक्सटर्नल फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड या कहाँ पे लग रहा है, डायरेक्शन क्या है. तो हम लोग ये एज्यूम कर दें कि ठीक है ए बी डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज डिनोटेड बाय x. अगर x डायरेक्शन के लिए भी हम फोर्स का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो y के लिए और z के लिए निकालना आसान होगा, लेकिन पहले एक डायरेक्शन के लिए तो निकाल के देखें. क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक बताइए? Clear है. ठीक है, अब चलिए वापस फिगर पे आते हैं. यहाँ पे आपको P अल्फा का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, आपको P डैश अल्फा का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है. ठीक है, तीसरा नंबर का जो फोर्स है वो बैलेंस हो गया, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. जो फोर्थ नंबर वाला फोर्स था, जो हम एक्सटर्नल कंपोनेंट का बात कर रहे थे x, उसका डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स AB, मतलब यहाँ पे ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे हम समरी बनाते हैं.
फोर्स हो गया मेरे पास P अल्फा, सेकेंड इज P डैश अल्फा, थर्ड इज X। अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, मतलब डायरेक्शन ये A से B की साइड, तो P अल्फा का डायरेक्शन ऐसे, P डैश अल्फा का डायरेक्शन ऐसे, X का डायरेक्शन ऐसे। क्लियर है ये? Yes, ma'am. अब आप बताइए, आपके पास सिस्टम है, दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड यू हैव थ्री फोर्सेस, ठीक है? तो इक्वेशन क्या होगी? आपके पास बुक भी है, ठीक है? समझिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिए, ठीक है? बस देख के बता मत दीजिए। एक फोर्स का डायरेक्शन ये, सेकेंड फोर्स उसका अपोजिट, थर्ड फोर्स सिमिलर टू वन। सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होगा, अगर हम ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माने तो डेफिनेटली ये रिवर्स है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड वाला तो पहला वाला की डायरेक्शन के साइड ही है। तो आपके पास दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव फोर्स है। क्या समझ में? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो फिर बोल क्यों नहीं रहे थे? प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्लियर हुआ? क्यों? देखिए, और एक Yes, ma'am. आप चाहें तो उसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो अगर पहले वाले को नेगेटिव लेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड नेगेटिव हो जाएगा और मिडिल वन इज पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन चेंज होगा। ऑल्दो फिर नेगेटिव साइन आप कॉमन करेंगे तो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है? लेकिन ए से बी अगर आप एक्स एक्सिस एज्यूम करेंगे तो ए से बी को पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड मूव करते हैं स्ट्रेट, रियल लाइन में तो हम लोग पॉजिटिव जाते हैं ना, इसलिए हम लोग ए टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम किया है, नेगेटिव नहीं, ठीक है? अब क्या है, ये मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सटर्नल फोर्सेस है तो प्रेशर चेंज होगा। तब हम लोग एज्यूम करेंगे कि ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एज वेल एज एट पी। तो जो डिफरेंस आएगा, ए पे क्या था? प्रेशर पी था, बी पे प्रेशर था पी डैश। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो डिफरेंस आएगा, पी पी डैश बनेगा, सॉरी पी पी वन बन जाएगा, और पी डैश जो है वो पी वन डैश बनेगा। तो अब मेरे पास अभी भी मेरे पास वही सिस्टम है, लेकिन ए और बी पे हम प्रेशर चेंज कर दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ। तो जो एक नया इक्वेशन बनेगा फिर से, इक्वेशन नंबर 1 टाइप, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, प्रेशर है, सब कुछ है, तो मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन आएगा, ठीक है? अब चलिए देखिए, इफ देयर इज a change in pressure at A as well as at B, let the pressure at A is now P1 and at B it is P1 less. So equation 1 becomes, क्या होगा बताइए तो? एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज चेंज इन प्रेशर P1 एंड P1 डैश। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे चेंज कर जाएगा? Ma'am, P1 Ma'am, alpha P1 and P1 dash alpha plus x equal to 0. x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1, No, ma'am. ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है? यहाँ फिर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, P माइनस P1 इक्वल टू P डैश माइनस P1 डैश मिलेगा।
Yes, ma'am. बस ये निकालना था। P माइनस पी डैश इसका मतलब है चेंज ऑफ प्रेशर एट ए पे प्रेशर इनिशियली P था, चेंज होके P डैश बन गया। तो ये P माइनस पी डैश क्या दिखा रहा है? चेंज। B में प्रेशर इनिशियली P1 था, चेंज होने के बाद दिस विल बिकम P1 dash and now P1 minus P1 dash showing the change in pressure at B. This can be written as change of pressure at A equal to change of pressure at B. ये हो गया आपका पास करना प्रूफ। आज समझ में क्या किया? 2 मिनट का प्रूफ है ये, बस इतना टाइम लग गया। और एक क्लोज कंटेनर लिए, रिपीट करेंगे प्रूफ पूरा, ठीक है? एक क्लोज कंटेनर लिए हैं, उसमें 2 पॉइंट चूज किए ए और बी। उस ए और बी पॉइंट को हॉरिजॉन्टली मिलाए हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। उस ए बी को एज अ एक्सिस लेते हुए हम एक सिलेंडर बनाएं, ठीक है? ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है, बी पॉइंट पे प्रेशर है P डैश। ए और बी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया या जो सिलेंडर में अज्यूम किए हैं, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अल्फा। तो ए पॉइंट पे जो थ्रस्ट लग रहा है वो होगा P अल्फा, बी पॉइंट पे हो जाएगा P डैश अल्फा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ये लिक्विड, ठीक है, सिलेंडर में, या फिर आप बोले क्लोज कंटेनर में, लेकिन हम लोग सिलेंडर के अंदर का लिक्विड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अज्यूम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उस पर्टिकुलर सिलेंडर में कितना फोर्सेस लग रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का बात होगा तो आप जिस भी क्लोज्ड एरिया पे, ठीक है, या प्लेन एरिया पे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे, वहां पे आपको देखना होगा कि कितना टाइप या कितना वैरायटीज का एक्सटर्नल फोर्सेस है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आपको फोर्सेस को क्रिएट करना है, आपको रिजल्टेंट फोर्सेस देखना है। तो जब तक आप फोर्स नहीं देखेंगे तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उस फोर्स को इक्वेट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो P अल्फा पहला फोर्स हो गया, P डैश अल्फा सेकेंड फोर्स हो गया, थर्ड फोर्स हो जाएगा थ्रस्ट जो कर्व फोर्सेस पोर्शन पे लग रहा है सिलेंडर का, वो बैलेंस हो जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है? तो उसका मेरे पास कोई कंपोनेंट नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ए बी के डायरेक्शन में, हम उसके अज्यूम किए x। तो मेरे पास 4 फोर्सेस है, लेकिन मेरे पास इक्वेशन 3 ही फोर्स का है, क्योंकि जो थर्ड नंबर वाला फोर्स है वो फोर्स बैलेंस हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, जो फोर्सेस आ गया मेरे पास, उस फोर्सेस को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इक्वेट कर देंगे। तो P अल्फा अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ए बी एज्यूम किए हैं, मतलब फ्रॉम ए टू बी टुवर्ड्स बी, तो पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा P अल्फा माइनस P डैश अल्फा प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि ठीक है, there is a presence of external forces and because of the external force there is a change of pressure at A as well as at B. तो A पे जो प्रेशर का चेंज हो रहा है वो होगा P1 और B पे जो प्रेशर का चेंज हो रहा है वो P1 डैश। अब फिर से क्या, मेरे पास सेम सिस्टम है बट प्रेशर दोनों पॉइंट पे चेंज हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 इज P1 अल्फा माइनस P1 डैश अल्फा प्लस x इक्वल टू 0। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं P माइनस P1 इक्वल टू P डैश माइनस P1 डैश। P को एक साइड लेके आइए, P1 को एक साइड, नाउ P माइनस P डैश इक्वल टू P1 माइनस P1 डैश। तो P माइनस P डैश का मतलब है चेंज ऑफ प्रेशर एट A एंड P1 माइनस P1 डैश का मतलब है चेंज ऑफ प्रेशर एट B। पास्कल्स लॉ में यही दिखाना था कि विद द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द चेंज ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ए और बी 2 पॉइंट लिए थे, पहला पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस दूसरे पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस के इक्वल हो रहा है, मतलब डिफरेंसेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर हुआ? आता है ये क्वेश्चन कभी 2 या कभी 8 मार्क्स में। अब तो आप लोग का ये चेंज हो गया है पैटर्न, तो मे बी 7 मार्क्स से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? आप लोग बिना देखे इसको बना पाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने लैंग्वेज में, ठीक है? पूरे थ्योरम को अपने लैंग्वेज पे आपको क्या समझ में आया लिख के हमको दिखाइएगा। इसका कैलकुलेशन तो सेम रहेगा, लेकिन कैसे आप एक सिलेंडर बना रहे हैं, कैसे आप एक्सिस ले रहे हैं, कैसे प्रेशर डिफाइन करें, ये सब चीज एकदम ओन लैंग्वेज, ठीक है? जो माइनर करेक्शन होगा वो हम कर देंगे, ठीक है? एक बार अपने से लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं वैसा टफ है क्या?
No, ma'am. ठीक है, चलिए। साला स्टार्ट कर दिया मीटिंग वाला तो फिर कट कर रहा है नहीं अब इसके अंदर फिर क्या बात है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट या कुछ नहीं समझ में आया? बोलिए। मैम समझ में आ गया है। समझ में आ गया? कोई मैम ये लेक्चर को आज ही पोस्ट कर दीजिएगा ना, क्योंकि पहले वाला बहुत कट रहा था। अच्छा ठीक है। इसका क्वेश्चन बन रहा है, बना के देखें? नहीं ट्राई किए थे नहीं बन रहा। मैम दो पर तीन सॉल्व किए हैं। समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारा नहीं बन रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गया तो आपको 2.5 पेज नंबर 27 देखिए, तो उस पे एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है, दैट इज dp by dz इक्वल टू rho g। दिखाई दिया? यस मैम है। ठीक है, यस ये मैम। इसमें क्या करेंगे? अभी क्या किया था हम लोग? हॉरिजॉन्टली सिलेंडर एज्यूम किया था ना। अभी हम लोग यहाँ वर्टिकली सिलेंडर एज्यूम करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन लेंगे, अलग अलग फोर्सेस देखेंगे कौन कौन सा फोर्स है, और फिर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इक्वेट कर देंगे। बस अगर अभी वाला थ्योरम समझ में आ गया तो ये वाला थ्योरम आराम से समझ में आएगा। ये थ्योरम भी एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए कल क्लास होगा शायद, ठीक है, कल क्लास है मेरा। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये हम कल करवाएंगे। कह हुआ क्या बोले? मैम ये सिर्फ इक्वेशन वाला है ना? इक्वेशन वाला मतलब आपको 2.5 का 1 and 2 दोनों बनाना है। छोटा सा ही है, ठीक है, दोनों एक ही ओके मैम। 1 and 2, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू एस्टैब्लिश द फॉर्मूला dp अपॉन dz इक्वल टू रो g, ठीक है। और पेज पलट के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ अगेन इस पर्टिकुलर सिस्टम में 4 फोर्सेस ही है, सेम फोर्सेस लगेगा। बस क्या किया हुआ है बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी जो हम लोग लिए थे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिए थे, इस टाइप से एज्यूम किए थे ना। अभी जो हम लोग थ्योरम प्रूव किए उसमें मेरे पास सिलेंडर इस फॉर्म में था, ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? P लिए प्रेशर, यहाँ पे ले रहे थे P डैश, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा था, तो ये P अल्फा और ये P डैश अल्फा हो जाएगा। अभी वाले केसेस में हम वर्टिकली एज्यूम किए ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर A है, दूसरा B है, ठीक है, अगर ये P है और यहाँ पे अगर प्रेशर P और यहाँ पे P प्लस डेल्टा P है, तो यहाँ पे थ्रस्ट अल्फा हो जाएगा ना। बस इतना ही किया और कुछ नहीं। मतलब ये जो P डैश नहीं आया ना, इसको P प्लस डेल P ले लिया और कुछ नहीं आया समझ में। तो इसमें भी पहला थ्रस्ट ये लगेगा, दूसरा थ्रस्ट ये, तीसरा थ्रस्ट जो होगा नॉर्मल थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्सेस जो लग रहा है ऐसे, ये बैलेंस हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और एक वेट, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स था x, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा वो इसका वेट होगा। वेट का मतलब क्या होता है? mg। m यहाँ पे मास है, ठीक है, बट क्योंकि फ्लूइड डील कर रहे हैं तो रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो m का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू v। आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनसाइड दिस सिलेंडर। तो रो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? मैम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा दिया हुआ है, अल्फा मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हाइट